Hello student, welcome to Real Online Classes. This is Saurabh. So let's discuss about the today's topic. So our today's topic is respiration. Respiration is the part of life process which you will study in our previous videos. तो जो आपने फर्स्ट 3 वीडियोस में देखा था लाइफ प्रोसेस, जब हम बता रहे थे कि ऑल दी प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग इन आर बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो 4 प्रोसेस हैं इसमें पूरे चैप्टर में। कौन कौन सी प्रोसेस थी लाइफ प्रोसेस में? फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। तो हमने जो अपना टॉपिक कवर किया था पहली वीडियोस में, न्यूट्रिशन हमने देखा था। हमने देखा था व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखे थे। फिर देखा था हमने फोटोसिंथेसिस, दैट कवर किया था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जब हम बात करते थे न्यूट्रिशन इन एनिमल में, तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या था? डाइजेशन था, पूरी प्रोसेस थी डाइजेशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आपसे एक दरख्वास्त है कि आप पहले वो वाली वीडियो देख के आइए, न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसके बाद यहाँ से आप चालू करेंगे रेस्पिरेशन। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन। हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया था। हमने पूछा था बच्चों से कि बेटा आपको कौन कौन सी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है। तो ज़्यादा वोटिंग जो हुई थी वो वोटिंग हुई थी रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो हमारा आज का जो मेन फोकस होगा, मेन फोकस इन द सेंस पूरा डिटेल में ले जा कर के व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, हाउ द रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। कई लोग समझ लेते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है, लेकिन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंसेस है। फिर हम ये देखेंगे कि हाउ द रेस्पिरेशन टुक प्लेस एंड व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है। और उसके बाद देखेंगे हम रेस्पिरेशन होती कहाँ है, यानी कि साइट, वेयर इज़ द साइट ऑफ रेस्पिरेशन टुक्स प्लेस, कहाँ पे होती है ये। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज हम ये कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन को। तो एक चीज़ है रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो आपके कमेंट हैं वो हमें एक टॉनिक प्रोवाइड कराते हैं, वो हमें बूस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम क्या करें, वीडियो बना सकें आपके लिए। और कमेंट सेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर हमसे क्वेरीज़ पूछ सकें, आप हमारे डाउट्स पूछ सकें। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम आते हैं, टॉपिक लेते हैं, एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो डाउट और क्वेरी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा अधूरा रह जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक से बीच में समझ में नहीं आता है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। फर्दर वीडियोस में हम उस कमेंट के बारे में रिप्लाई करेंगे, जानेंगे आपका कमेंट, आपकी क्वेरी, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। तो अभी बने रहिएगा ये 40 से 45 मिनट, क्योंकि ये जो 40 से 45 मिनट में आपको जो रेस्पिरेशन समझ में आएगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही कंसाइज वे में मैंने इसको डिफ़ाइन करूँगा, इसके टाइप्स बताऊँगा। तो आप बस बने रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप बस 40 से 45 मिनट का वक्त मुझे दीजिए, आपको यकीन मानिए आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको अच्छे लाभदायक रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आप भी देखोगे कि हाँ मैंने वाकई में कुछ सीखा है। 40 से 45 मिनट मैंने वाकई में कुछ सीखा है। आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो बायो के टीचर्स हैं, वो आपके ऊपर प्यार करेंगे। दे विल लव यू बिकॉज यू नो द रेस्पिरेशन, यू नो ऑल द टॉपिक, बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम रियल ऑनलाइन क्लासेस। And real online classes is very a big platform for new student, old student to learn all the topics, either it is from physics, either it is from chemistry, either it is from bio. So without wasting our time, so let's discuss about our topic. तो बच्चा रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन।
एंड हाउ द रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग, यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक तो ये रेस्पिरेशन होता क्या है और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। Breathing in it means we are breathing, we are taking the oxygen and giving out the carbon dioxide. Breathing is simple, just exchange of gases. Breathing क्या होता है, just exchange of gases. And gases are intake होता है किसका, ऑक्सीजन का, एंड आउटटेक होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वाई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच द फूड इज ब्रेक डाउन। जो हम आपका जो फूड है, जो आपका फूड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। It is a biological process, the food in which the food is break down to release the energy, to release the एनर्जी। अब ये यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा ट्रिक है कि अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि द फूड इज़ ब्रेक डाउन, यानी कि फूड आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि डिकम्पोज हो रहा है। तो सर डाइजेशन में क्या हो रहा था, डाइजेशन में भी तो ब्रेक डाउन हो रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट जो मिस हो जाता है बच्चों से, कई बार दिमाग में नहीं आता क्वेश्चन कि सर डाइजेशन में भी तो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा था। आपका ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मैं क्या बोलता था कि डाइजेशन जो लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन का पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ चुका है। तो मैं एज्यूम करूँगा कि आपने न्यूट्रिशन वाली वीडियो देख रखी है। तो डाइजेशन में क्या था बच्चा, डाइजेशन में था कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। देखो डेफिनेशन में देखना कि डाइजेशन में बस जो फूड था वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे फूड का जो ब्रेक डाउन है वो किस पर्पज से यूज़ हो रहा है, टू रिलीज द एनर्जी, टू रिलीज द एनर्जी। अभी और क्लियर करूँगा, अच्छे से क्लियर करूँगा। तो देखो ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम जो ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन, उसमें हम डिफरेंस नहीं करेंगे, बिकॉज ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जब फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन, यानी कि फूड टूट रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखो दो टाइप्स की प्रोसेस होती हैं बायो में, अभी आप और जानोगे। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिक एंड सेकंड वन इज़ कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब चीज़ें बनती हैं, और कैटाबॉलिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब कोई सब्सटेंस ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, डिग्रेड होता है। तो यहाँ पर फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि यहाँ पर यूज़ किसका होगा, ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, ब्रीथिंग से आई। ब्रीथिंग में क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। देखो जो आपने ऑक्सीजन अंदर इनटेक करी है वो ऑक्सीजन विल ब्रेक द फूड, यानी कि रेस्पिरेशन में जो फूड है, जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है फूड के फॉर्म में, वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। उसको डिकम्पोज करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो डिकम्पोज कौन करवाएगा, ऑक्सीजन। इसीलिए हम बोलते हैं इसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होता है टू डिग्रेड, टू डिकम्पोज द फूड, टू रिलीज द एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अब हमें एनर्जी क्यों चाहिए, वाई वी नीड एनर्जी,
सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई रेस्पिरेशन में तुमने बोल दिया कि फूड का डिकम्पोज होगा टू रिलीज द एनर्जी, उस एनर्जी का फ़ायदा क्या है? देखो एनर्जी इज़ वेरी यूज़फुल। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन करवा रहा है? एनर्जी करवा रही है मेरे अंदर। अगर मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊं तो मेरी बॉडी बिल्कुल मरियल जैसी हो जाएगी, मैं कोई काम नहीं करूँगा, बिल्कुल सुस्तपना हो जाएगा मेरी पूरी बॉडी में। तो यानी कि मेरे पास एनर्जी नहीं है कोई काम करने के लिए। लेकिन जब मैंने फूड खा लिया, गेन कर लिया, ठीक है, तो वो फूड क्या होगा? डिकम्पोज होगा, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी हमें काम करने की क्षमता प्रोवाइड कराती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि respiration is very very important to get the energy, because all the energy we are getting from respiration। तो अब बात आती है सर प्लांट्स भी क्या रेस्पायर करते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पिरेशन? डू रेस्पिरेशन। अभी हमने बताया था कि प्लांट शो द फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जहाँ पर वो खाना बनाते हैं, ठीक है, और CO2 लेते हैं। लेकिन ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, बिकॉज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? जो आपका फूड है उसको ब्रेक करेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। जो मैं मैकेनिज़्म आपको अभी समझाऊंगा कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है वो कैसे उस फूड को तोड़ता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि प्लांट्स ऑल्सो शो रेस्पिरेशन, यस, प्लांट ऑल्सो शो रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो टेक ऑक्सीजन। भाई प्लांट्स को भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स बस खाना ही नहीं बनाते, दे ऑल्सो डू रेस्पिरेशन बिकॉज दे नीड दी एनर्जी। उनको भी एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कौन बनाएगा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और खाना तो वो बना ही चुके हैं, फूड तो वो बना ही चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो फूड भी ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दे रिलीज द एनर्जी टू गेट इट्स क्षमता, इट्स कैपेसिटी टू डू अ वर्क। तो ये थी आपके बात के जो प्लांट्स हैं वो आपके रेस्पिरेशन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। अब तक हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी है। तो अब यहाँ पर बात आती है, इन दोनों में सर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, इसको थोड़ा आप समझा दो अच्छे से। तो इसको समझाना कैसे है? देखो, आपने डाइजेशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, आपने न्यूट्रिशन की आपने प्रोसेस पढ़ी थी। उस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आपने ये देखा था कि आप पूरा ऑर्गेनिक फूड लेते हो। वो फूड यहाँ पर प्रोसेस होता है माउथ के अंदर, ईसोफेगस में जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म का मतलब हमें नहीं समझ में आया। देखो, अब हमारा जो खाना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है, उसके सिंपल मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब वो सिंपल जो एब्जॉर्बेबल फूड होगा उसको कौन लेगा? ब्लड। उसको कौन लेगा? ब्लड। बिकॉज ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन योर बॉडी सिस्टम। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ब्लड ही पहुंचाता है आपके खाने को माइंड में, बॉडी में, ऑर्गन्स में, सोल्जर्स में, लेग में, ठीक है। तो जो आपका जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो रहता ही नहीं है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो उसको कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। उसको कौन ले जाता है? ब्लड। अब वाई ब्लड इज़ टेकिंग, ब्लड क्यों ले जाता है? अभी हम वो देखेंगे ब्लड क्यों ले जाता है खाने को। देखो, अब ब्लड क्या करता है कि आपका ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्ट कर रहा है हर टिश्यू को। इट इज़ अ फ्लूइड है, ठीक है। उसके अंदर जो आपका सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड है जो डाइजेशन से बन चुका है वो फूड अंदर जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड सप्लाई करेगा तो डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी सिस्टम, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में दे देगा उसको फूड को। अब वो जो फूड है एब्जॉर्बेबल फूड, यानी कि ये जो एब्जॉर्बेबल फूड है उसका भी ब्रेक डाउन होगा। उसका ब्रेक डाउन कौन करेगा? रेस्पिरेशन। यानी कि डाइजेशन में तो बस फूड को तोड़ना था, अब वो जो टूटा हुआ फूड है उसमें से एनर्जी को मेरे को निकालना है।
मेरे को भाई एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी के लिए जितनी भी प्रोसेस है वो कौन करेगा? रेस्पिरेशन। यानी कि डाइजेशन के बाद का जो स्टेप है वो क्या है हमारा? रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी निकलती है, वो निकलेगी कैसे? फूड को ब्रेक करने के ऊपर। देखो फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब होते हैं, उसके अंदर एनर्जी लॉक्ड है, बिल्कुल लॉक्ड है एनर्जी। तो उस एनर्जी को मेरे को निकालना है बॉडी के अंदर, तो वो निकालूंगा कैसे? जब उस फूड को ब्रेक करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करूंगा उस फूड के, तब मैं उस एनर्जी को निकाल पाऊंगा। अब कौन टुकड़े करेगा? ऑक्सीजन टुकड़े करेगा। भाई कुछ चाहिए ना हमको, कैटलिस्ट वगैरह तो चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी रेस्पिरेशन। यानी कि डाइजेशन के बाद की जो प्रक्रिया है फूड की, फूड और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? ब्रीथिंग से आई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आई। तो मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। क्या बोल सकता हूँ? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल, अब यहाँ पे मैं फूड नहीं लिखूंगा वरना कम कंफ्यूज हो जाएगा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड। यानी कि ऑक्सीडेशन होगा सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड का, ये और ब्रेक होगा। ये किस में ब्रेक हो जाएगा? ग्लूकोज में। जैसे देखो आपने मान लो आपने राइस खाया, ठीक है, राइस में क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स थे बहुत। तो डाइजेशन की प्रोसेस ने, डाइजेशन की न्यूट्रिशन है यानी डाइजेशन की प्रोसेस ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, इसने ग्लूकोज में कन्वर्ट। अब ये ग्लूकोज किस प्रोसेस में जाएगा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगी? अब एनर्जी। आई बात समझ में? क्या आपने पूरा होल कॉम्प्लेक्स फूड खाया, डाइजेशन ने उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट कर दिया, इस ग्लूकोज को ब्लड ले जाएगा डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट सेल के अंदर, फिर वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी? रेस्पिरेशन होगी। उस ग्लूकोज में से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। तो हमको अब ये वाला हिस्सा पढ़ना है कि हाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आया इतना? ओके। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, अगर आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं तो रिएक्शन क्या लिखोगे तुम? रिएक्शन लिखोगे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये एक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन में। क्या आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। क्या क्या प्रोडक्ट निकलेंगे मेरे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है बेटा? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपको बताई थी? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट के ग्रुप, और एडेनोसाइन क्या होती है? आपकी बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस, जो आप 12th क्लास में जानोगे, क्या इनके स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे। तो इतना बात समझ में आई कि यहाँ पर रेस्पिरेशन इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक फूड का, यानी कि ग्लूकोज का, वो कन्वर्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और फाइनली हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये हमारे बाई प्रोडक्ट है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता, वाटर इट इज़ वेरी यूजफुल इन आवर बॉडी, एंड एनर्जी इज ऑल्सो, एनर्जी तो बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए तो हम प्रोसेस कर रहे हैं और क्या, रेस्पिरेशन की। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस होती कहाँ पर है, वेयर दिस प्रोसेस इज टुक्स प्लेस, कहाँ होती है ये प्रोसेस। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? साइट कहाँ है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया।
अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपको पता है, सेलुलर ऑर्गन, सेलुलर है, ऑर्गेनल है, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनल है। या आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये गोल्गी अपैरेटस होते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये राइबोसोम्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स वगैरह, इसके अंदर ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इवेंचुअली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है तो यानी कि एनर्जी कहाँ पे निकल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस यानी कि पावर, एनर्जी, समझ में आया। यानी कि इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी निकालता है। वो एनर्जी कहाँ से आई, रेस्पिरेशन से आई। अब हम देखेंगे कि ये जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है यानी कि सेल के अंदर हो रही है तो हम बोल देंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम इसको, सेलुलर प्रोसेस भी बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ टेकिंग इनसाइड द सेल। जितनी भी प्रोसेस सेल के अंदर होती हैं वो सब सेलुलर प्रोसेस कहलाती हैं, इनसाइड द सेल हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम देखेंगे कि हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। देखिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरी मेहनत करूँगा मैं, जी जान लगा दूँगा आपको समझाने में। तो बात आती है देखो अब कि जो रेस्पिरेशन है उसके स्टेप्स कितने होते हैं। अगर ये स्टेप्स आपकी समझ में आ गए तो यकीन मानिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है वीडियो के अंदर। देखो 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होती है ब्रीथिंग, ठीक है बच्चा। उसके बाद होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। थर्ड वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन। देखो अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको समझाऊंगा अभी। फोर्थ वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गन एंड सेल। इसी को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो ये 4 स्टेप क्या हैं, ये 4 स्टेप रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं। होता क्या है इसमें कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या था, आपको क्या बताया था, ब्रीथिंग। वाई ब्रीथिंग इज़ नेसेसरी, बिकॉज ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो आपका उसको ब्रेक करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ऑक्सीजन कहाँ पे गई, आपके लंग्स के अंदर गई। ऑक्सीजन कहाँ गई, आपके लंग्स के अंदर गई। तब वहाँ पे सेकंड स्टेप परफॉर्म होता है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होगा लंग्स और ब्लड में। ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और लंग्स के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन। तो लंग्स, देखो अब लंग्स क्या देगा, ऑक्सीजन देगा टू ब्लड, ब्लड को देगा ऑक्सीजन, और ब्लड क्या देगा, CO2 देगा लंग्स को। ठीक है, अब ब्लड के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये ब्लड ऑक्सीजन किसको देगा, फिर ऑर्गन्स को देगा, जितने भी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लाइक माइंड है आपका, सोल्जर्स हैं आपके। अब दूसरी बात भी ये याद नहीं रखना कि ब्लड के अंदर क्या आ चुका है, फूड भी आ चुका है। और वो फूड कौन सा है, एब्जॉर्बेबल फूड। यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और फूड भी है। उस फूड को मैं ग्लूकोज कर देता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज इज सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड। यानी कि ब्लड ने ऑक्सीजन और ग्लूकोज किसको दी, ऑर्गन को दी। बदले में ऑर्गन ने इसको क्या दिया, CO2 दिया। ये ऑर्गन किससे बना है,
टिश्यू से बना है, टिश्यू किससे बनी है, सेल के पास। तो अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कहाँ पे जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, यानी कि अंदर चले गए सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन सी साइड पे जाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा, डिकम्पोज कर देगा और क्या रिलीज़ करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। आई बात समझ में? फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन ली, ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ गई, ब्लड के अंदर गई। ब्लड के पास दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सीजन आई है और वो फूड आया है, एब्जॉर्ब वाला फूड आया है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसने जो ग्लूकोज बनाया था डाइजेशन की प्रोसेस में, वो फूड आया और ऑक्सीजन आई। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड ने कहाँ पहुँचाए, ऑर्गन्स के पास पहुँचाए, यानी कि ब्रेन के अंदर, टिश्यू के अंदर, सोल्जर्स के अंदर, हाथ के अंदर, पैर के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गन किससे बना, सेल से बना। सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स गए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। वो पर्टिकुलर साइट कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। अब क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? नहीं आई है तो बार बार से रिप्ले करिए, रिवाइंड करिए। एक ट्रिकी प्रोसेस है, आपको बार बार समझ में आएगी। बार बार देखो इसको, बार बार रिप्ले करके देखिए। कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम स्टार्टिंग में जीनियस नहीं बन जाते, जीनियस बनते छोटे छोटे स्टेप्स से। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स आप क्रिएट करते जाइए टू क्रिएट अ बिग स्टेप। ये बात हमेशा याद रखिए कि हम धीरे धीरे चलते जाइए, स्लोली और कंटिन्यूस स्टडी करते जाइए। आप बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे। और क्या है, तो यही था आपका स्टेप्स। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इतनी ये प्रोसेस समझ में आई। अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से टूटा। देखो, वाई रेस्पिरेशन इज सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई ये बता दो कि वाई रेस्पिरेशन इज सिग्निफिकेंस, क्यों है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It is very very necessary for survival of organism because it release the energy। ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, वही एनर्जी से तो आप काम कर पा रहे हो कोई भी। दूसरी एग्जांपल हम दे सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तीसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकल रही है। अच्छा, दो प्रोसेस आप और जानोगे। एक तो इनहेलेशन होता है, ये ब्रीथिंग के ही पार्ट है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कंफ्यूज मत होना। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर आना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। तो ये क्या है, ब्रीथिंग है। बताया नहीं था, बता दिया। दूसरी बात, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के द्वारा टूटा जाता है डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स में, तो जो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बनते हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट मतलब बीच के जो पार्ट्स बनते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग द अमाइनो एसिड, मेकिंग द विटामिन्स और अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। यानी कि ग्लूकोज जब ब्रेक हो रहा है तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग विटामिन्स। कोई विटामिन बना रहा है, कोई अमीनो एसिड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मिनरल बना रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल प्रोसेस फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंस बिटवीन आ जाता है एक कि सर रेस्पिरेशन और कंबुशन में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और कंबुशन, तो देखो रेस्पिरेशन आपकी सेलुलर प्रोसेस है, सेल के अंदर हो रही है, और कंबुशन आपकी नॉन सेलुलर प्रोसेस है। कंबुशन क्या है, नॉन सेलुलर प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक होती है, यानी कि टेम्परेचर इसका फिक्स्ड है। और इसका टेम्परेचर आप कितना भी ले जाओ, 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, कितना 2000 तक ले जाओ। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड।
इसको हम अब आग लग जाए तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, वो तो वेरी हम फिर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको उस आग को बुझाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन आपकी कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं, डिफरेंट वैरायटी के मॉलिक्यूल्स काम करते हैं। तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, बल्कि ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ रेस्पिरेशन और कंबुशन के, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि इज़ द रेस्पिरेशन और कंबुशन इज सेम, तो इट इज़ नॉट सेम प्रोसेस, इट इज़ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, ऑल स्टेप्स आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पर एनर्जी बनती है, यहाँ पर एनर्जी बनती नहीं है। अब ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो रेस्पिरेशन भी CO2 निकालती है और कंबुशन भी CO2 निकालती है। तो पूछ लेते हैं कि दोनों में CO2 निकल रही है तो क्या ये सेम है? नहीं है ये सेम, ये कंट्रोल्ड है, ये अनकंट्रोल्ड है। यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ लाइट प्रोड्यूस्ड होती है। जब आप जलाते हो कोई सामान को तो लाइट एनर्जी निकलती है, लेकिन रेस्पिरेशन में आपको लाइट दिखती है पेट के अंदर? नहीं दिखती ना, तो लाइट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, वहाँ पे लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये बात थी रेस्पिरेशन और कंबुशन की। अब आइए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है भाई। अब बात आती है कि यार ये एरोबिक क्या है और एनारोबिक क्या है। उससे पहले ये जो डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि दो टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है लिविंग बॉडीज़ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में, तो वो साइंटिस्ट के नाम था सैक। ठीक है बेटा, सैक्स। कौन सी ईयर में? 1890। ईयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है बायो में। बायो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कॉपी पेन पे नहीं लिखे जाएंगे नोट्स, जब तक डायग्राम नहीं बनाए जाएंगे। आपको लगता है कि वीडियो देख लो, टीचर से पढ़ लो, हवा में बायो नहीं आती समझ में। बायो तभी समझ में आती है जब आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, नोट्स को डायग्राम के साथ लिंक कर रहे हो कि हाँ भाई इस डायग्राम के अंदर ये चीज़ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है, ये थिंग्स हो रही हैं, तभी मैंने ये नोट्स लिखे हैं, तब आपकी समझ में बायो आती है। और बायो इट इज़ ये डायग्राम से ही ज़्यादा ईजिली समझ में आती है प्रोसेस। तो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस। अरे सर ये क्या कह दिया आपने कि ये तो कहानी बदल गई। देखो अभी हमने बताया रेस्पिरेशन में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने बोल दिया उसको एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आप यही क्या कह रहे हो कि रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाता है? क्या बिना ऑक्सीजन के भी वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी निकलेगी? तो इसका आंसर है यस। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रेक डाउन द फूड, टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू गेट द एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री में कि ये तो अपवाद है, ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन भी आपका विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट सर्टेन केसेस में। लाइक कौन कौन से केसेस में होता है ये आपका? सर्टेन बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट में होता है, और मसल सेल्स, हमारी बॉडी मसल सेल्स में भी होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये कुछ स्पेशल सेल्स है
जहाँ पे आपका बिना ऑक्सीजन की सहायता से भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी देता है। अब हम यही देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन जितनी भी लिविंग बॉडी होती है, ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एरोबिक और एनारोबिक। इतना आपको समझ में आ गया कि एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा, जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल था? सिंपल है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये क्या है? रॉ मटेरियल है। इट इज़ अ रॉ मटेरियल। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। भाई इसी से तो एनर्जी निकलेगी। तो इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आपसे पूछ लें कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से क्या बनेगा? आपका एनर्जी बनेगी। अब ये बनती कैसे है? वो दो प्रोसेस से बनती है, एरोबिक और एनारोबिक। तो आइए हम देखते हैं। देखो, ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ठीक है बच्चा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच चुका है? सेल के अंदर। अभी बताया था कैसे पहुँचा, ब्लड ने सेल के अंदर पहुँचा है ये। और याद रखना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, यानी कि उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 6 एटम। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ कार्बन के 6 एटम। ये कहाँ पहुँचा? सेल के अंदर पहुँचा। सेल के अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी हमें इनसे ही मतलब है बस। तो ये साइटोप्लाज्म है, लिक्विड, ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंच चुका है, यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज और ब्रेक होता है। कहाँ पे ब्रेक होता है? और ब्रेक होता है, और क्या बना लेता है? पायरूवेट। और पायरूवेट के अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, यानी कि और ब्रेक हो गया। ये कहाँ पे हुआ? इन साइटोप्लाज्म। देख रहे हो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कितने में टूट रहा है। पायरूवेट बना लिया और इसने कुछ एनर्जी भी रिलीज करी। वो एनर्जी क्या है? ATP है, याद रखना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको लग रहा है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये एक टॉपिक है 12th क्लास में। देखो, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आपका क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं पायरूविक एसिड। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज हैपनिंग। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में टूटा? पायरूवेट में। ये प्रोसेस कहाँ पे हुई? साइटोप्लाज्म के अंदर हुई। यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी तक मत समझना, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब पायरूवेट में टूटता है तो ये पायरूवेट आपका 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होगा। ये पायरूवेट जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे जाता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम यहाँ पर बोल देते हैं, देखना आप,
कि ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्या होगा, और ब्रेक होगा और इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, ये फर्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये जो दो लाइन है ये कहलाएंगी, ये है आपके एनारोबिक के पार्ट और ये है आपका एरोबिक। यानी कि जितनी लिविंग सेल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन का यूज़ कर दिए टू ब्रेक डाउन द पायरुवेट मॉलिक्यूल तो वो एरोबिक कहलाएंगी। और यहाँ पे ये मैंने दो और एरो बना दिए, वो दिखाऊंगा मैं एनारोबिक में। यानी कि पायरुवेट तो आपका जितनी भी सेल है सब में बनेगा, और जितनी भी सेल हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब एरोबिक प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पायरुवेट है, ये जो पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है वो एरोबिक कंडीशन में क्या बना लेगा, CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, ये याद रखना। और ये कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है, 36 से 38 ATP। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट का मॉलिक्यूल CO2 बना लेता है, H2O बना लेता है और एनर्जी रिलीज करता है। कितने ATP रिलीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से 38। एक ATP की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एक ATP की जो एनर्जी है वो आपकी होती है 1 ATP की 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो ये हुआ कैसे कि आपकी जो एरोबिक प्रोसेस है, आपकी जो एरोबिक प्रोसेस है उसमें 3 प्रोसेस होती हैं। कौन सी होती हैं, पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब्स साइकिल और तीसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो होता क्या, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोसेस हुई, देखो सबसे पहले एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस हुई, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूटा। उसके बाद होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है बच्चा, क्रेब्स साइकिल एक साइकिल होती है जिसमें ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो भी ब्रेक डाउन होगा। पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि जो ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल था वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ और वाटर में ब्रेक हुआ। देख रहे हो आप, यहाँ कार्बन के 6 एटम थे, यहाँ 3 रह गए, यहाँ बस 1 एटम रह गया, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं तो हो रहा कार्बन का मॉलिक्यूल। तो क्रेब्स साइकिल ने क्या करा, इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए। क्या रिलीज़ किए, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर, ये भी एक प्रोसेस होती है, अभी आप इनको मत पढ़ो, ये 12th क्लास का सिलेबस है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। बस आपको हम बता रहे हैं कि जो एरोबिक में 3 पार्ट होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल ने CO2 और H2O बनाया और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर क्या बनाएंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की सहायता से ये ब्रेक हुआ पायरुवेट का मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके जो बाई प्रोडक्ट थे वो क्या क्या थे, CO2 और H2O। ये CO2 फिर से चला जाएगा ऑर्गन से ब्लड से लंग्स और लंग्स से बाहर निकल जाएगा। देख लो लास्ट में CO2 बनना है, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई लंग्स के थ्रू, और CO2 भी बनना है तो CO2 बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा। तो ये थी आपकी एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में क्या हुआ, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट का मॉलिक्यूल CO2 और H2O के मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ थ्रू क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए थे वो इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे क्या, एनर्जी। कितनी एनर्जी बनाएंगे, 36 से 38 ATP। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहाँ बात हो रही है 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने ATP बना रहा है, 36। यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
C6H12O6। अगर हम इसके मॉलिकुलर मास की बात करें तो 180 ग्राम, 180 ग्राम अगर तुम ग्लूकोज खाते हो, 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज तुम खाते हो तो कितने ATP बनते हैं? इतने ATP। सोचो आप कितना ग्लूकोज खा रहे हो पूरे दिन में, ठीक है। अब बात आती है आपकी एनारोबिक की। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स किए थे आपके, ये आपके एनारोबिक के हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा ये होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, मसल सेल। ये अब आएगा यहाँ इसके ऊपर जो होगा वो होगा एनारोबिक का पार्ट। और एक प्रोसेस चला जाएगा आपका बैक्टीरिया में, बताया था मैंने, एग्जाम्पल बताया था अभी मसल सेल और बैक्टीरिया। तो ये मैंने ह्यूमंस का ले लिया, ये बैक्टीरिया का ले लिया। तो देखो एनारोबिक में भी यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहेगी, पायरूवेट तक, पायरूवेट बनना ही बनना है। अब पायरूवेट देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ये एनारोबिक की जितनी भी प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है और एरोबिक की किस में होती है? पहले साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब मसल सेल की बात करता हूँ। देखो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तब ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तब हमें ऑक्सीजन बहुत जल्दी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना हमें। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब हमें एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है मसल सेल्स के अंदर, तो वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है। जब वो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो वो क्या बना लेगा? वो आप देखो, वो बना लेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा वो? आपका लैक्टिक एसिड। और क्या बनाएगा? एनर्जी। वो कितनी एनर्जी निकलेगी? 2 ATP। बहुत कम एनर्जी निकलती है एनारोबिक में। तो वो जो लैक्टिक एसिड है ना, इट इज़ वेरी बेकार सब्सटेंस है। तभी तो आपके मसल्स में दर्द होता है, पेन होता है, क्योंकि वहाँ पर मसल्स में क्या क्रैम्प पड़ जाते हैं। वो क्रैम्प किसकी वजह से पड़े? लैक्टिक एसिड की वजह से पड़े। लैक्टिक एसिड की वजह से वो क्रैम्प पड़ी, जिसकी वजह से आपको पेन हुआ। तो इसका वो क्या है, इसका हम इसको दूर करेंगे? तो आपने देखा होगा 3-4 दिन के बाद ये दर्द सही हो जाता है आपका जब हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो डिज़ोल्व नहीं होता ब्लड के अंदर, वो थ्रू ट्रांसपीरेशन वो बाहर नहीं निकलता, वो वहीं पे जमा रहता है। इसी वजह से आपके 2-3 दिन दर्द होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पहुँची नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ नहीं। जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे जो पायरूवेट का मॉलिक्यूल था वो किस में टूट गया? लैक्टिक एसिड में टूट गया। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो उसमें 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि पूरा का पूरा डिग्रेड नहीं हुआ कार्बन। यहाँ पे तो 1 कार्बन बचा ना, यहाँ पे कार्बन 2 थे। अब सॉल्यूशन ये है कि आप गर्म पानी से नहाइए, ठीक है। वो गर्म पानी क्या कर देगा कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो वार्म वाटर है तो वहाँ पे फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये था ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कौन सी सेल में हो रहा है, तो आप याद करना मसल सेल। अब एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे देते हैं। बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। देखो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस में मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, पायरूवेट तो बनता है। अब पायरूवेट के बाद क्या बनेगा आपका? यहाँ बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगी और ये एनर्जी निकलेगी। इसको बोलते हैं 2 ATP निकलती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का जो रेशियो है वो कितना कम है, और यहाँ पर एरोबिक में कितना बन रहा है, एनर्जी बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है। हाँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन सेम है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तब और ये यीस्ट में भी हो जाता है, कुछ यीस्ट भी हैं लाइक सैक्रोमाइसिस सर्विसी।
उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो होता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी में भी इथेनॉल निकलता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है बैक्टीरिया के अंदर, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम केक्स को बनाते हैं। जो केक्स का जो कंटेंट है वो फ्लफी हो जाता है, वो इसी का परिणाम है कि देखो केक्स के अंदर यीस्ट डालते हैं हम, यीस्ट क्या शो करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वो CO2 बना लेगा। CO2 उस केक को क्या बनाता है, फ्लफी बना देता है। तो ये पार्ट था आपका एरोबिक और एनारोबिक में। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके इतने ATP बनने 36 से 38, और एनारोबिक में 2 ATP और 2 ATP बनने हैं। 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपके। ये जितनी भी लिविंग सेल है सब में होती है, ह्यूमन के भी मसल सेल और बैक्टीरिया और यीस्ट में ये बनता है। तो याद करने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है कि एंड प्रोडक्ट क्या हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ तो क्या क्या मिला मुझे, इथेनॉल और CO2 मिला। मसल सेल के अंदर क्या याद करोगे, लैक्टिक एसिड बना। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनर्जी आपको पता ही है, वहाँ 2 ATP बनने हैं, यहाँ 36 से 38 ATP बनने हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं एनारोबिक को। क्या, कौन सी फर्मेंटेशन बोलेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल बना। इथेनॉल क्या है, एल्कोहल है, इसको इसीलिए हम इसको एल्कोहल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बना, लैक्टिक एसिड। यानी कि एनारोबिक का दूसरा नाम फर्मेंटेशन है। इथेनॉल बनना है तो एल्कोहल फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड बनना है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इट इज़ हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक में इट इज़ हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आइए अब हम बात करते हैं, थोड़े डिफरेंस जान लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक में। तो जो एरोबिक था उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली साइटोप्लाज्म होता है। नोट कर लीजिए आप। जो तीसरा है ब्रेकडाउन, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है, 6 कार्बन से 1 कार्बन तक पहुंच गया। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आपके कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ ग्लूकोज का, तो हम क्या बोलेंगे, एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट की बात करें हम तो एरोबिक में एंड प्रोडक्ट CO2 और H2 हैं, जबकि एनारोबिक में अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इथेनॉल CO2, और मसल सेल की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड और CO2। एनर्जी की बात करें तो एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लाइक 36 और 38 ATP, और यहाँ पर तो बस 2 ATP रिलीज होने हैं एनारोबिक में। अगर हम बिहेवियर की बात करते हैं तो जो एरोबिक है वो इनटॉक्सिक है, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, और एनारोबिक हमारा क्या है, टॉक्सिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बल्कि एनारोबिक में बस ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये दोनों स्टेप नहीं होते। आई बात समझ में? तो ये था आपका आज का रेस्पिरेशन। आज हमने क्या जाना, रेस्पिरेशन के बारे में देखा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन किस तरह से डिफरेंट है। फिर हमने साइट देखी, फिर हमने डिफरेंस देखा कि डाइजेशन के बाद क्या डाइजेशन और रेस्पिरेशन सेम है। डाइजेशन में सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, रेस्पिरेशन में जो सिंपल मॉलिक्यूल जो बना उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। कैसे निकलती है वो हमने देखा एरोबिक और एनारोबिक में। एनारोबिक प्रोसेस देखी और एरोबिक प्रोसेस देखी। एग्जाम्पल याद कर लेना एरोबिक के, जितनी भी लिविंग सेल है। एनारोबिक में याद कर लेना बैक्टीरिया, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी और मसल सेल्स। ये आपके एग्जाम्पल हैं एनारोबिक के। तो आई होप आपको ये जो 45 से 50 मिनट का जो टाइम था वो आपके यूटिलाइज हो चुका है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में किस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक इट आउट क्लियर, ठीक है, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि हाउ द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस एंड हाउ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस, किस तरह से हो रहा है।
तो आई होप आपको आज समझ में आया हो, अच्छा लगा हो ये वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए, अच्छे रहिए, सदा खुश रहिए, अच्छे रहे बस, ठीक है। स्टे फिट और स्टे लॉन्ग। अच्छे फिट रहोगे तो जब बहुत ज़्यादा समय तक आप जी पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।